प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे आंकड़ों के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के बारे में। प्रायोगिक परीक्षा भूगोल कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर है आंकड़े, स्रोत और संकलन। इसमें हम लोग बात करेंगे आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत के बारे में। तो देखिए, आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं, ये आंकड़ों के जो द्वितीयक स्रोत हैं, द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आंकड़ों की प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत आते हैं। कुछ प्रकाशित स्रोत हैं, कुछ अप्रकाशित स्रोत हैं। प्रकाशित स्रोतों में पत्र पत्रिकाएं जो हैं ये आती हैं। अप्रकाशित स्रोतों में टेलीविजन है, समाचार जो रेडियो है इत्यादि के माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और उससे जो डाटा एकत्रित किए जाते हैं वो आते हैं, जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रलेख और रिपोर्ट, सरकारी प्रशासन, प्रलेख और रिपोर्ट ये सम्मिलित किए जाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक्स जो एटलस है, पॉपुलेशन सेंसस है, कई प्रकार के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कई प्रकार की प्रकाशनों के माध्यम से। तो इस प्रकार के आंकड़े जो है प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और टेलीविजन है, रेडियो है या अन्य जो माध्यम है उनके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो आंकड़े अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। प्रकाशित साधन की हम बात करें, देखिए प्रकाशित साधन, सरकारी प्रकाशन जो है विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के जो विभाग हैं उन विभागों में, राज्य सरकारों के प्रकाशन, जिलों के बुलेटिन, द्वितीयक सूचनाओं के महत्वपूर्ण साधन हैं। ये द्वितीयक जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ से प्राप्त होती हैं। इनके अंतर्गत भारत के महापंजीयक कार्यालय जैसे कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इनके द्वारा प्रकाशित भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसके अलावा वहां से मौसम की जो रिपोर्ट है, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी जो सारांश है, स्टैटिस्टिकल डाटा है, और विभिन्न आयोगों के द्वारा, विभिन्न जो कमीशन है उन कमीशनों के द्वारा प्रकाशित आवधिक रिपोर्ट सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आंकड़े एकत्रित होते हैं वो प्रकाशित साधन के रूप में हम लोग एकत्रित कर पाते हैं। अब देखिए, अर्ध सरकारी जो प्रकाशन है इस श्रेणी के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरण है, जैसे जेडीए है और भी है, और विभिन्न नगरों, शहरों के नगर निगमों, जिला परिषदों के प्रकाशन और रिपोर्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के अंतर्गत वार्षिकी है, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न आर्थिक अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र अभिकरण है, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है जिसे यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि परिषद एफएओ आदि द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट हैं और मोनोग्राफ हैं ये सम्मिलित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन जो आवधिक छपते हैं वे डेमोग्राफिक ईयरबुक, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक और मानव विकास रिपोर्ट है। इसके बाद में देखिए, निजी प्रकाशन इस श्रेणी के अंतर्गत समाचार पत्र और निजी संस्थाओं द्वारा जो प्रकाशित वार्षिकी पुस्तिका है, सर्वेक्षण, शोध रिपोर्ट है, कई प्रकार के जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये द्वितीयक स्रोत के प्रमुख रूप से मार्क्स जाते हैं। समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं जो है द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, यह स्रोत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विशेषकर जो है इंटरनेट या द्वितीयक आंकड़ों में उभरा है। तो ये है अप्रकाशित जो साधन है। अप्रकाशित साधनों के अंतर्गत देखिए, अप्रकाशित साधनों के अंतर्गत सरकारी प्रलेख हैं, द्वितीयक आंकड़ों के अन्य स्रोत अप्रकाशित रिपोर्ट, मोनोग्राफ और प्रलेख हैं। ये प्रलेख सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रकाशित रिकॉर्ड के रूप में तैयार किए हैं और अनुरक्षित रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई गांव है, गांव के स्तर पर राजस्व अभिलेखों के गांव के पटवारियों के द्वारा बनाए जाते हैं।
जो एक गांव स्तर की सूचना का महत्वपूर्ण साधन है। अर्ध सरकारी प्रलेख के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, अर्ध सरकारी प्रलेखों में विभिन्न नगर निगम, जिला परिषदों और लोक सेवा विभागों द्वारा तैयार, अनुरक्षित की गई आवधिक रिपोर्ट और विकास योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। निजी प्रलेख, इसके अंतर्गत कंपनियों, व्यापार संघों, विभिन्न राजनीतिक और अराजनीतिक संगठनों और निवासी कल्याण संघों के अप्रकाशित रिपोर्ट और रिकॉर्ड सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्राथमिक स्रोत आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत और आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली द्वारा, साक्षात्कार द्वारा और अन्य माध्यमों से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों माध्यमों से जो है द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत के रूप में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, वह आंकड़ों के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में हम लोग उनको एकत्रित करते हैं और उनको काम में लेते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आंकड़ों के सारणीयन और वर्गीकरण के बारे में। देखिए, प्राथमिक अथवा द्वितीयक साधनों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े प्रारंभ में बहुत कम समझ में आने वाली सूचनाओं के एक उलझे समूह के रूप में दिखाई देते हैं। यानी शुरू में जब प्राथमिक और द्वितीयक साधनों द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो बहुत ही कम समझ में जो है आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन सूचनाओं के एक उलझे हुए समूह के रूप में दिखाई देने के अलावा वो हमें समझ में आने लगते हैं और यहाँ आंकड़ा संरचना कच्चा आंकड़ा कहलाती है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने और उपयोग में लाने के लिए उन अपरिष्कृत कच्चे आंकड़ों के सारणीयन और वर्गीकरण की जरूरत होती है। जब हम अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना चाहते हैं उन आंकड़ों का, तो उसमें उपयोग में लाने के लिए उन अपरिष्कृत कच्चे आंकड़ों के सारणीयन की आवश्यकता पड़ती है और वर्गीकरण की भी जरूरत पड़ती है। जब हम उनका सारणीयन अच्छी तरीके से कर देते हैं और वर्गीकरण अच्छी तरीके से कर देते हैं, तो वो आंकड़े जो अपरिष्कृत रूप में हैं, जो हमें उलझन पैदा कर रहे हैं, वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आने लगते हैं। देखिए, सांख्यिकी सारणी आंकड़ों को संक्षिप्त करने और प्रस्तुत करने के सबसे साधारण उपायों में से एक है। सांख्यिकी सारणी जो है, सांख्यिकी सारणी के द्वारा आंकड़ों को संक्षिप्त किया जा सकता है और प्रस्तुत करने में भी बड़े आसानी के साथ में जो है साधारण उपायों में से जो है इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। एक यह आंकड़ों की एक कॉलम और पंक्तियों में की गई एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। पंक्ति और कॉलम, यानी यह आंकड़ों की कॉलम और पंक्तियों में की गई एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। इस सारणी का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण को आसान और तुलना को सरल बनाना है। तो जो प्रस्तुतिकरण है, इसका उद्देश्य जो है वो प्रस्तुतिकरण को आसान और तुलना को सरल बनाना है। इस सारणी से पाठकों को वांछित जो सूचनाएं हैं, सारणी के माध्यम से जो वांछित सूचनाएं वो शीघ्रता से मिल जाती हैं। इस प्रकार तालिकाएं विश्लेषक के लिए कम स्थान में आंकड़ों के विशाल समूह को प्रस्तुत करना संभव बनाती हैं। आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का संग्रह सारणीयन और सारणी रूप में प्रस्तुतिकरण या तो निरपेक्ष रूप से प्रतिशत में अथवा संकेत सूची के रूप में होता है। निरपेक्ष आंकड़ा क्या होता है? देखिए, जब आंकड़े अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं, जब आंकड़े जो है अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें निरपेक्ष आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े कहते हैं। तो निरपेक्ष आंकड़े, कच्चे आंकड़े यानी अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक देश अथवा राज्य की कुल जनसंख्या, एक फसल अथवा एक विनिर्माण उद्योग का कुल उत्पादन आदि भारत और उसके कुछ चुने हुए राज्यों की जनसंख्या के निरपेक्ष आंकड़े दर्शाते हैं। तो निरपेक्ष आंकड़े कच्चे आंकड़े होते हैं जो अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत होते हैं। अब देखिए, प्रतिशत अनुपात, कई बार आंकड़े अनुपात अथवा प्रतिशत रूप में सारणीबद्ध किए जाते हैं जो कि एक सामान्य प्राचल से परिकलित होते हैं। जैसे साक्षरता दर अथवा जनसंख्या की वृद्धि दर कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों का प्रतिशत जो है वह भारत की साक्षरता दर को प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में जो व्यक्ति हैं टोटल
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 25 लाख, 41,302, जिसमें से पुरुष हैं 66,40,662 और स्त्रियां हैं 59,640। तो इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों का ये दिखाया हुआ है। हमारे राजस्थान का है 6,85,48,437 में से 3,55,50,997 पुरुष हैं और 3,29,29,97,440 महिलाएं। इसी तरीके से अन्य जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, चंडीगढ़, उत्तराखंड है, सभी का दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर 1951 से 2011 तक की दिखाई गई है। 1951 में 18.33 थी, पुरुषों का प्रतिशत 27.16 था और स्त्रियों का 8.86 था, जो बढ़ता हुआ 2011 में व्यक्तियों का टोटल मिलाकर के 73.04 हो गया, लेकिन पुरुषों का 80.9 और स्त्रियों का 64.6। तो ये 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। साक्षरता दर का यदि हमें प्रकलन करना है तो देखिए कुल साक्षर व्यक्ति ऊपर आएंगे, कुल जनसंख्या नीचे आएगी और 100 का गुणा हो जाएगा। कुल निरक्षर व्यक्ति ऊपर आएंगे, कुल जनसंख्या नीचे आएगी, 100 का गुणा हो जाएगा, तो कुल निरक्षरता निकल जाएगी। सूचकांक ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सूचकांक क्या है? सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकी माप है। सूचकांक कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार जो है प्रायोगिक परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है और इसका सूत्र जो है वो भी हमें याद होना चाहिए और सूचकांक क्या होता है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यह एक सांख्यिकीय माप है। सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकीय माप है जिसे चर अथवा भौगोलिक स्थिति या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकलित किया जाता है। तो सूचकांक चर जो है अथवा एक सांख्यिकीय माप है जिसे चर अथवा समय, भौगोलिक स्थिति या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को जो है इसका जो डिफरेंस है, परिवर्तन है, उसको दर्शाने के लिए अभिकलित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूचकांक न केवल समय के साथ हुए परिवर्तनों की माप करता है बल्कि विभिन्न स्थानों, उद्यानों, नगरों अथवा देशों की आर्थिक दशाओं की तुलना भी करता है। सूचकांक का उपयोग व्यापक रूप में अर्थशास्त्र और व्यवसाय में लागत और मात्रा में आए परिवर्तनों को देखने के लिए किया जाता है। सूचकांक के परिकलन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, फिर भी साधारण समुच्चय विधि सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। तो सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकीय माप है जिसे चर अथवा भौगोलिक स्थिति या दूसरी विशेषताओं के संबंध में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसका जो प्रयोग है व्यापक रूप में अर्थशास्त्र और व्यवसाय में लागत और मात्रा में परिवर्तनों को देखने के लिए किया जाता है और इसके प्रकलन की कई विधियां हैं, फिर भी साधारण समुच्चय विधि सबसे अधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है और इसका जो सूत्र है ये बहुत याद रखना है, Q1/Q0 × 100। तो Q1 Q0 × 100। अब Q1 Q0 ये क्या है? तो Q1 जो है पहला है वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग, ये सिग्मा है, सिग्मा ऑफ Q1। तो वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग, सिग्मा से योग का सिंबल है सिग्मा और Q आधार वर्ष के उत्पादन का योग है, तो ये आधार वर्ष के उत्पादन का योग है। साधारणतः आधार वर्ष का मूल्य 100 लिया जाता है और इसके आधार पर सूचकांक की गणना की जाती है। भारत में लोहा इसके उत्पादन 1970-71 को आधार वर्ष मानते हुए 1970-71 से 2001 तक के सूचकांकों में जो परिवर्तन है उसको दर्शाती है। तो भारत में लोहा इसका उत्पादन है, देखिए 1970-71 में उत्पादन था 32.5, 1980-81 में 42.2, 1990-91 में 53.7 और 2000-2001 में 67.4। परिकलन कैसे करें? तो फॉर्मूला जो है हमारा वो है Q1/Q0 × 100। Q1/Q0 × 100, Q1/Q0 × 100। Q1 क्या है? वर्तमान वर्ष के उत्पादन, सिग्मा लगा दिया तो योग हो गया वर्तमान वर्ष के उत्पादनों का योग। Q0 क्या है? आधार वर्ष के उत्पादनों का योग। तो देखिए यहाँ पे परिकलन करेंगे
32.5 बटे 32.5 इंटू 100 पूरा सूचकांक आ गया। 42.2 बटे शुरुआत में जो दे रखा है ये आधार वर्ष है, तो आधार वर्ष हमेशा नीचे जाएगा, तो इसके लिए तो ये निकलेगा 32 इसके लिए वर्तमान वर्ष में और आधार वर्ष में दोनों में यही माना जाएगा, लेकिन ये वर्तमान वर्ष में है और ये आधार वर्ष में है, तो आधार वर्ष नीचे जाएगा, इंटू 100 का गुणा होगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से इनको काटा तो काटने के बाद में 130 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 53.7 बटे 32.5 क्या होगा, आधार वर्ष का जो उत्पादन है वो 32.5 माना जाएगा, तो 165 आ गया। 67.4 बटे 32.5 तो काट लेने के बाद में 207 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम उत्पादन जो हुआ भारत में लोहा इसका उत्पादन उसको सूचकांक के रूप में, यानी ये जो सूचकांक है ये परिवर्तन दिखाने के लिए व्यक्त किया गया है, परिवर्तनों को दिखाने के लिए, तो ये इस तरीके से हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। अब हम आंकड़ों के प्रकरण को लेकर के बात करेंगे अगली क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्लास लेने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको प्रायोगिक परीक्षा संबंधी समस्त जानकारियां समय समय पर मिलती रहें, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए तो आप लोग क्लास को अच्छी तरीके से ले पाएं, क्योंकि हम प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में इतनी तैयारी नहीं करते हैं जितनी सैद्धांतिक तैयारी करते हैं। हमें प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है, और जब हम लोग अभ्यास करते हैं, दूसरों की सुनते हैं, देखते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जो है हमारे सीखने में एक गति आती है और हम लोग सीख पाते हैं। तो अच्छी बात है कि आप लोग जो है क्लास देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में फिर हाजिर हो रहे हैं। धन्यवाद।